इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 6 क्रोकोडाइल अटैक स्टोरीज बताऊंगा, इसलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आओ शुरू करते हैं। 1960s में एलन बर्कॉट एक रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट खोलता है ब्यूमॉन्ट टेक्सास में। अगले 50 सालों तक इसके कस्टमर्स बर्गर्स खाते हैं, यहाँ पे ड्रिंकिंग करते हैं, और जिस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी होती थी तो वो इस रिवर में भी छलांग मार दिया करते थे अपने आप को ठंडा करने के लिए। फिर एक दिन जून 2015 को एलन अपने रेस्टोरेंट में ही होता है। वो पीछे वाली खिड़की से बाहर देखता है तो उसको नहर में कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो बाहर जाता है इसको गौर से देखने के लिए कि भाई ये क्या चीज है। उसके जो कस्टमर्स बाहर खाना खा रहे होते हैं वो भी उस अजीब सी चीज को नोटिस करते हैं और ये सारे भी खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं उस चीज को जो यहाँ से गुजर रही थी। तो एलन यहाँ पर सबको बोलता है कि किसी ने भी यहाँ पर स्विमिंग नहीं करनी, उस चीज की वजह से जो इन्हें पानी में दिखी थी। फिर ये अंदर जाता है, वहां पर एक साइन बनाता है नो स्विमिंग का, और फिर इसको बाहर लाकर गाड़ देता है। कुछ हफ्तों बाद 2 जुलाई को एक 28 साल का लोकल बंदा होता है टॉमी वुडवर्ड, और इसकी गर्लफ्रेंड होती है विक्टोरिया लिबलॉक। ये रात को फन करने के लिए एलन के रेस्टोरेंट में आते हैं। कई घंटे ये ड्रिंकिंग करते हैं, स्नूकर खेलते हैं। उसके बाद टॉमी और उसकी गर्लफ्रेंड बार में जाते हैं और वहां पर बैठते हैं। उस टाइम पे ना टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा होता है कि मैं ना इस रिवर में स्विमिंग करूंगा आज रात को। वहां पर जो बार टेंडर होती है ना वो इसकी बात को सुन लेती है। वो कहती है टॉमी अब तुम इस रिवर में स्विमिंग नहीं कर सकते, लेकिन टॉमी रूल्स को फॉलो नहीं करता था। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जाऊंगा। अब बार टेंडर उसकी मिन्नतें करने लग जाती है। इवन वो दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भी बोलती है कि भाई इसको समझाओ, इसका दिमाग ठीक करवाओ जरा। लेकिन इवेंचुअली टॉमी वहां से उठता है, अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता है, बार से बाहर निकलता है और पानी से आगे ना एक लकड़ी वाली जगह होती है जिसको बोलते हैं पियर, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इस टाइम पर बार टेंडर अपनी आंखें रोल करती है और कहती है भाई मैं तो नहीं रोक सकती इसको। फिर वो अपने बार टेंडिंग वाले काम पर मसरूफ हो जाती है। जब टॉमी और विक्टोरिया उस पियर के ऊपर आते हैं ये काला पानी बिल्कुल खामोश होता है। फिर टॉमी अपनी शर्ट उतारता है, अपनी जेबों से कीमती सामान निकालता है। अब जैसे ही टॉमी पानी में छलांग लगाने ही लगता है विक्टोरिया उसको उसी वक्त रोकती है। वो कहती है मुझे पानी में कुछ दिखा है, लेकिन टॉमी हंसने लग जाता है, कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो पानी में छलांग मारता है और पानी के नीचे चला जाता है। लेकिन उसी वक्त टॉमी के नीचे जो पानी होता है वो एकदम से फटता है। ऐसा लगा था जैसे पानी के नीचे कोई बॉम्ब है। टॉमी जब सरफेस पर आता है वो चीखे मारने लग जाता है और फौरन ही उस पियर की तरफ स्विमिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचता कोई चीज उसको पानी में नीचे खींच लेती है। कुछ सेकंड बाद टॉमी दोबारा ऊपर आता है। इस बारी में विक्टोरिया को दिखाई दे रहा था कि उसके पेट के जो लेफ्ट वाला एरिया है वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो इंस्टिंक्टिवली ये भी पानी में छलांग लगा देती है उसको बचाने के लिए। अब इस पॉइंट पर टॉमी, बेशक उसको पता था कि मुझे मदद की जरूरत है, वो उसको बोलता है नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम अपने आप को बचाओ। ये उसकी बात मानती है, वापस पियर पर आती है और वापस टॉमी की तरफ मुड़कर आखिरी दफा देखती है। टॉमी दोबारा पानी के नीचे खींचा जाता है, लेकिन इस बार वो ऊपर नहीं आता। बारटेंडर को चीखों की आवाज सुनाई देती है। वो फ्लैशलाइट उठाकर पियर की तरफ भागती है। जब वो वहां पहुंचती है तो विक्टोरिया की हालत बड़ी टाइट हुई होती है। वो चीख चीख कर टॉमी को आवाजें दे रही होती है और काले पानी की तरफ देख रही होती है। इस टाइम तक बारटेंडर को भी समझ आ जाती है कि टॉमी के साथ क्या हुआ है, लेकिन अगर वो किस्मत से बच भी गया तो ये उसको ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। ये फ्लैशलाइट मारती है इधर उधर काले पानी में जो अब बिल्कुल काम था। इसको फौरन टॉमी दिखाई देता है। वो रिवर के बीच में फ्लोट कर रहा था और उसका मुंह नीचे होता है पानी में। जैसे ही टॉमी पर फ्लैशलाइट पड़ती है कोई चीज उसको पानी में नीचे खींच लेती है और अब वो पानी में बिल्कुल गायब हो जाता है। ये बात कोई छुपी भी नहीं है कि एलन के रेस्टोरेंट के बाहर जो रिवर जाता था उसके अंदर एलिगेटर्स रहते थे, लेकिन ये एलिगेटर्स छोटे से थे और किसी को कुछ नहीं कहते थे और लोकल्स को इनके साथ स्विमिंग करने में कोई मसला ही नहीं था। इनफैक्ट इन्होंने 2 एलिगेटर्स के तो निकनेम रखे हुए थे जो यहाँ पर बार बार दिखाई देते थे। एक का नाम रखा हुआ था चीटो और दूसरे का नाम मार्शमैलो। लेकिन उस दिन जून 2015 को जब एलन और वहां पर बाकी गेस्ट कोई चीज देखते हैं पानी के अंदर, उनको दिखाई देता है एक मॉन्स्टर एलिगेटर। ऐसा एलिगेटर जो इन्होंने पहले कभी भी इस रिवर में नहीं देखा था। ये कम से कम भी 11 फीट लंबा था और वजन में 200 किलो तक। और इस समय ये एलिगेटर डिसाइड करता है एलन के पियर को अपना घर बनाने का। तो उस रात टॉमी जब पानी में छलांग मारता है उस वक्त इस मॉन्स्टर एलिगेटर के खाने का टाइम होता है और टॉमी उसका डिनर बन जाता है। टॉमी पर अटैक होने के 2 घंटे बाद उसका जो भी कुछ रिवर में बचा होता है उसको रिकवर कर लिया जाता है। टॉमी टेक्सास के अंदर एलिगेटर से मरने वाला पहला इंसान बन जाता है 200 सालों में। (1986) में 35 मिलियन अमेरिकन एक नई मूवी देखने जाते हैं जिसका नाम था क्रोकोडाइल डांडी। ये एक कॉमेडी होती है
जिसमें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और केपेबल ऑस्ट्रेलियन क्रोकोडाइल हंटर न्यूयॉर्क सिटी जाता है। अब ये जो 35 मिलियन लोग थे जिन्होंने ये मूवी देखी थी, इनमें से एक 24 साल की मॉडल होती है जो वर्जीनिया से थी। उसका नाम था जिंजर मेडोज। ये मूवी देखने के बाद उसको इंस्पिरेशन मिलती है कि वो खुद ऑस्ट्रेलिया में जाए और उसको देखे, क्योंकि मूवी में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा था उसको। तो इसके कुछ ही महीने बाद मार्च 1987 को जिंजर अकेले ही प्लेन में बैठती है और पर्थ पहुंच जाती है, जो बड़ा मेजर सिटी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। उसका प्लान ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया में उतरेगी, थोड़ी बहुत ऑड जॉब्स करके पैसा कमाएगी और फिर उस कैश की मदद से ये इस कंट्री को एक्सप्लोर करेगी। और जब वो ये चीजें करके बोर हो जाएगी तो वो वापस अमेरिका चली जाएगी। वो पर्थ में लैंड होती है तो फौरन ही उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पैसे कमाने की। इस सिटी में बहुत ही बड़ा सेलिंग कंपटीशन होने वाला था इसी हफ्ते में, जिस हफ्ते में ये लैंड हुई थी। उसको किनारे पे ये काफी सारी लग्जरी यॉट्स दिखाई देती हैं जो एंकर हुई हुई थी। अब जिंजर सोचती है इन बड़ी बड़ी शिप्स में क्रू भी होगा जो फुल टाइम काम करता होगा, क्या पता इनमें से किसी एक बोट को काम करने के लिए बंदा चाहिए हो। तो जिंजर जो बड़ी फ्रेंडली और एक्सट्रोवर्ट थी, वो सीधा इनमें से एक डॉग के पास जाती है और वो पहली यॉट के आगे आकर खड़ी हो जाती है। ये बहुत ही बड़ी लग्जरियस 100 फीट यार्ड थी। वो इस शिप में जाकर इसके कैप्टन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है, क्या मैं आप लोगों के साथ अगले स्टॉप तक जा सकती हूँ? इसके बदले में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर काम करूंगी। इससे पहले कैप्टन भी एक नया क्रू मेंबर ढूंढ रहा था जो इनके शेफ को असिस्ट करे। तो कैप्टन कहता है, चलो ठीक है, तुम खाना बना लोगी? तो जिंजर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तो जबरदस्त खाना बनाती हूँ। कैप्टन कहता है, सही है, तुम्हें जॉब मिल गया है, आ जाओ, और तुम हमारे शेफ की असिस्टेंट हो। तो जिंजर शिप पे चढ़ती है और बाकी के 5 क्रू मेंबर से भी मिलती है, जिसमें वो शेफ भी होता है जिसके साथ इसने काम करना था। शेफ का नाम जेम्स होता है और ये दोनों बड़े क्लोज हो जाते हैं। जिंजर के इस बोर्ड पे आने से सिर्फ थोड़ी देर बाद ही कैप्टन शिप को स्टार्ट करते हैं और समंदर के लिए निकल पड़ते हैं। इनका नेक्स्ट स्टॉप था न्यू गिनी और इनको वहां तक पहुंचने में 14 दिन लगने थे। समंदर में एक हफ्ते के बाद कैप्टन ये रियलाइज करते हैं कि उनके पास तो फ्रेश वाटर की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। तो कैप्टन डिसाइड करता है कि हम रूट को चेंज करके ईस्ट की तरफ टर्न करके इनलैंड की तरफ चलते हैं इस रिवर सिस्टम के साथ, जो हमें आगे फ्रेश वाटर पूल पे ले जाएगा। और उसको ये भी याद होता है कि इस पूल के ऊपर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसका पानी इसके अंदर ही गिरता है। तो वो सोचता है हम इस वाटरफॉल के नीचे जाएंगे, अपने पानी के जग भरेंगे और फिर वहां से चले जाएंगे, काम फिट हो जाएगा हमारा। तो 29 मार्च की सुबह को कैप्टन अपनी यॉट को समंदर में ही एंकर करता है इस रिवर सिस्टम के बिल्कुल साथ ही, और फिर वो इस यॉट की डिंगी को नीचे पानी में उतारता है। ये छोटी और बड़ी एफिशिएंट बोट होती है। जैसे ही वो पानी में उतरती है तो ये जेन, जिंजर और बाकी क्रू मेंबर उसमें बैठते हैं। अपने साथ वो सारे पानी के खाली जग उठाते हैं और वो इस रिवर की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। इस रिवर में काफी देर सफर करने के बाद फाइनली वो इस फ्रेश वाटर पूल में पहुंचते हैं और इनके सामने ये बड़ा ही अमेजिंग वाटरफॉल होता है। हर कोई हैरान होता है इस खूबसूरत से वाटरफॉल को देखकर। तो कैप्टन इस डिंगी को वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे करता है। तो एक एक करके वो अपने पानी के जग को वाटरफॉल के नीचे करते हैं और उसको भर लेते हैं। ये सब करके वो लोग यहाँ से मुड़कर वापस अपनी यॉट पर जाने ही वाले थे। तो कैप्टन सोचते हैं हम लोग 7 दिन से तो पानी के अंदर हैं और समंदर में रह रहकर तो अक गए हैं, क्यों ना हम इस एरिया में थोड़ा बहुत और टाइम गुजारें। बल्कि इस वाटरफॉल से हाइक करते हुए ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पर व्यू एंजॉय करेंगे, सीनरी देखेंगे और इसके बाद जाकर अपना समुद्री सफर वापस कंटिन्यू करेंगे। तो कैप्टन अपने क्रू से पूछते तुम लोगों ने चलना है मेरे साथ ऊपर इस वाटरफॉल के टॉप पर? हर कोई एग्री हो जाता है ये अच्छा आइडिया है सिवाय जेन के। जेन कहती है मैं नहीं जा रही इस वाटरफॉल से हाइक करके ऊपर, मैं बस इस डिंगी में ही रुकती हूँ और तुम लोगों का इंतजार करूंगी। अब ये पुल तीनों तरफ से ही क्लिफ से कवर था और डिंगी को खड़ा करने के लिए कोई फ्लैट सरफेस नहीं थी यहाँ पे। बेसिकली पानी के एंड पे ही क्लिफ शुरू हो जाती थी और इस पुल का भी छोटा सा रास्ता था जो रिवर में खुलता था जाके। तो कैप्टन डिंगी को इस वाटरफॉल के सामने वाली क्लिफ की बॉटम पे लाकर खड़ा कर देता है। तो वो, जिंजर और बाकी क्रू मेंबर इस डिंगी से उतरकर क्लिफ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये लिटरली बड़ी मुश्किल से इस वाटरफॉल के टॉप पर चढ़कर जा रहे थे। अब हर कोई ऊपर आराम से जा रहा था सिवाय जिंजर के। वो बार बार इन पत्थरों से फिसल रही थी। ये एरिया भी बड़ा स्टीप था और ये चीज खतरनाक भी थी। तो वो एक पॉइंट पर कहती है दफा करो, मैं भी नहीं जा रही, और वो उतरकर वापस इस डिंगी में बैठ जाती है। कैप्टन और बाकी क्रू जो थे वो अपना ऊपर की तरफ सफर कंटिन्यू रखते हैं। अब जेन और जिंजर इस डिंगी में बैठे थे और वो ऊपर देख रहे थे बाकी क्रू मेंबर्स को कि वो ऊपर चढ़कर जा रहे हैं।
तो इन दोनों को फील होने लग जाता है कि शायद हम इस फन को मिस कर रहे हैं। वो कहती हैं चलो हम भी कोई दूसरा रास्ता देखते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो वो इस पूरे पूल के क्लिफ एरिया को स्कैन करना शुरू कर देते हैं कि कोई अच्छी जगह है चढ़ने के लिए ऊपर। तो पूल की दूसरी तरफ उनको एक क्लिफ दिखाई देती है जो ज्यादा स्टीप नहीं थी। उनको लगा हम यहाँ से चढ़कर ऊपर आराम से चले जाएंगे। तो वो दोनों लड़कियां इस मिट्टी वाले पानी में ही कूद जाती हैं और वो इस पूल से होते हुए उस क्लिफ की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। और जब वो पानी में थोड़ा सा आगे जाती हैं तो जेन एकदम से रुक जाती है। जिंजर नोट करती है ये रुक गया तो वो मुड़कर देखती है क्या माजरा है। तो जेन कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आओ वापस डिंगी में चलते हैं और छोड़ दो, हम ऊपर नहीं जाते। जिंजर कहती है कोई बात नहीं यार, इतना आगे तो आ गए हैं, बस थोड़ा सा ही तो रह गया है, चलते हैं, ऊपर से इस वाटरफॉल का व्यू बड़ा जबरदस्त होगा। तो जेन थोड़ा सा हेजिटेट करती है, कहती है अच्छा चलो ठीक है चलो। और फिर वो दोनों अपनी स्विम को कंटिन्यू रखते हैं। तो उनको एकदम से कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जो अब वाटरफॉल की टॉप पर खड़ा था। वो इनको चीख कर कह रहा था पानी से फौरन बाहर निकलो। और वो नोटिस करते हैं कैप्टन उनसे थोड़ा सा दूर पूल के अंदर ही इशारा कर रहा था। तो वो ऊपर उसकी उंगली की तरफ देखते हैं और उससे सीधा नीचे की तरफ मुड़कर पानी की तरफ देखते हैं जिधर वो इशारा कर रहा था। और उनको दिखाई देता है पानी की बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ तेजी से आ रही है। ये एक 12 फुट लंबा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था जिसने उनको नोट कर लिया था और वो अब इनकी तरफ तेजी से आ रहा था। जेन और जिंजर को पता था वो डिंगी बहुत ज्यादा दूर है इनसे, उस तक पहुंचने से पहले ये मगरमच्छ इनको पकड़ लेगा। तो उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि वो यहाँ से मुड़ें और सबसे करीबी क्लिफ फेस के ऊपर चढ़ जाएं, क्योंकि पानी से बाहर निकलने का यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, हर तरफ बस क्लिफ्स थी। तो वो स्विम करके इस क्लिफ फेस के पास पहुंचते हैं जो बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे था। पानी उनके ऊपर गिर रहा था, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी पानी से बाहर निकलने की, लेकिन यहाँ पर पकड़ने की कोई जगह ही नहीं थी, हर चीज स्लिपरी थी। लेकिन यहाँ पर एक पत्थर वाला किनारा था जो पानी के अंदर ही था, ये लोग इसके ऊपर खड़े हुए थे। लेकिन इसके ऊपर चढ़ने के बावजूद भी वो अभी भी पानी के आधा अंदर थे। ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश करने के बाद जब उनको पता चलता यहाँ से कहीं नहीं जाया जा सकता तो वो पीछे मुड़कर अपने सामने पानी की तरफ देखते हैं। तो इनको अपने बिल्कुल सामने वो मगरमच्छ दिखाई देता है जो इनका पीछा करके आ गया था। इस वाटरफॉल से जहाँ पानी गिर रहा था वहां पर मगरमच्छ आके रुक जाता है और वो अपना मुंह खोलकर इनकी तरफ घूर रहा था। दोनों लड़कियां भी इसकी तरफ देखती हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है। कैप्टन और क्रू मेंबर ऊपर से देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वो फौरन तेजी से नीचे आने की कोशिश करते हैं इन दोनों को बचाने के लिए, लेकिन उनको कम से कम कुछ मिनट चाहिए थे उस डिंगी के पास पहुंचने के लिए। जेन और जिंजर को भी इसका पता था कि उनको टाइम लगेगा यहाँ पर आते हुए, तो वो दोनों चीखें मारती हैं इस मगरमच्छ को दूर भगाने के लिए और ये चीज काम भी कर जाती है। कुछ देर के बाद मगरमच्छ अपना मुंह बंद करता है और पानी के नीचे गायब हो जाता है। लेकिन अब मसला ये था कि अब उनको ये नहीं पता था कि वो किधर है। पानी के ऊपर हो तो पता चल जाता वो वहाँ पे है, लेकिन अब दिख नहीं रहा तो वो कहीं से भी आ सकता था। इसी वजह से जिंजर बिल्कुल ही पैनिक हो जाती है। वो जेन से अपना हाथ छुड़ाती है और राइट साइड पे कूद जाती है पानी में। वो इस क्रोकोडाइल से दूर स्विम करके इस बोट की तरफ जाना शुरू कर देती है। पानी में सिर्फ वो 2 दफा हाथ मारती है तो वो क्रोकोडाइल एकदम से पानी से बाहर निकलता है, उसको पेट से पकड़ता है और फिर फौरन नीचे ले जाता है। जेन अपने सामने ये होता हुआ देख रही थी, उसको कोई आइडिया नहीं था कि क्या किया जाए। उधर क्रू अभी भी बोट के पास नहीं पहुंचा था और अब ये अकेली यहाँ पर खड़ी थी। तो वो उस एरिया को देखना शुरू कर देती है जिधर से वो क्रोकोडाइल जिंजर को नीचे लेकर गया था पानी में। इसके कुछ सेकंड बाद मगरमच्छ दोबारा से अपना सर पानी से बाहर निकालता है और जेन की तरफ देख रहा होता है और उसके जॉज में जिंजर होती है। जिंजर के हाथ ऊपर की तरफ होते हैं सर से, जैसे वो मदद मांग रही है। उसकी आंखें खुली हुई होती हैं। वो जेन की तरफ देखती है, जेन उसकी तरफ देखती है, लेकिन जेन इस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। और फिर वो देखती है वो मगरमच्छ दोबारा से जिंजर को पानी के नीचे ले जाता है, लेकिन इस बार वो पानी से बाहर नहीं आती। इसके थोड़ी देर बाद जेन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। क्रू नीचे डिंगी के पास पहुंच जाता है। वो बोट को जेन के पास ले जाते हैं, उसको बोट में बिठाते हैं और उसको इस खौफनाक सिचुएशन से बचा लेते हैं। इसके 2 दिन बाद जिंजर के जितने भी रिमेन्स बचे हुए होते हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। पता ये चलता है कि इस शिप के कैप्टन को पता था कि इस एरिया में बहुत ज्यादा मगरमच्छ हैं और उसने अपने क्रू जिंजर और जेन को मिलाकर सबको बताया था कि इस एरिया में मगरमच्छ हैं, जरा ध्यान से और किसी भी कीमत पर पानी के अंदर नहीं जाना। और जाहिर सी बात है उसकी ये वार्निंग यहाँ पर इन्होंने नहीं सुनी।
तीन बचपन के दोस्त ब्रैड, शॉन और एशली, ये तीनों 21 दिसंबर 2003 को ट्रक में बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साउथ की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में डॉर्बन सिटी के अंदर रहते थे। ये लोग प्लान बनाते हैं कि डॉर्बन सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा सॉल्ट फ्लैट है, उधर चलते हैं और वहां पर क्वाड बाइक से एक दूसरे के साथ रेसिंग करेंगे। इंजॉयमेंट भी हो जाएगी और एडवेंचर भी हो जाएगा। ये लोग अपनी क्वाड बाइक्स को ट्रक के साथ अटैच करते हैं और फिर डॉर्बन सिटी से दूर साउथ की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। कच्चे रास्ते से होते हुए ये स्टम्बलिंग वाटर हॉलीडे पार्क के पास से गुजरते हैं। इस पार्क के बाद कोई आबादी नहीं थी और आगे सिर्फ जंगल था। ये लोग जंगल से होते हुए फिनिश रिवर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। ये फिनिश रिवर 30 किलोमीटर लंबा था और अपने बिल्कुल ही काले पानी की वजह से मशहूर था। अगर आप इस पानी में झांकोगे तो 1-2 इंच से ज्यादा नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इस फिनिश रिवर के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ये लोग बड़े से सॉल्ट फ्लैट पर पहुंचते हैं। अपनी क्वाड बाइक को ट्रक से निकाल कर रेसे लगाना शुरू कर देते हैं। उस दिन इस सॉल्ट फ्लैट पे बारिश बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इधर कीचड़ बहुत था, तो रेसे लगाते हुए ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाल रहे थे, जैसे दोस्त आपस में करते हैं। कुछ घंटे एंजॉय करने के बाद ये लोग बस करते हैं और फिर वापस जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अपनी क्वाड बाइक्स को वापस ट्रक में लोड करते हैं। जब ये लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे तो इनमें से एक दोस्त कहता है, आओ जरा पानी में डुबकी लगाएं और अपने इन कपड़ों से कीचड़ तो उतारे ना। अब आप ये समझो कि ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में जिधर आपको सबसे कम टाइम गुजारना चाहिए वो पानी है, और वैसे भी उधर लोगों का ये मानना था कि ऐसा पानी जिधर स्विमिंग अलाउ ही नहीं है, उसमें एक ना एक ऐसा जानवर जरूर रहता है जो आपको पक्का मार देगा। और फिनिश रिवर का ये एरिया जिधर ये तीनों सोच रहे थे कि पानी में जरा कूद कर अपने से ये कीचड़ तो साफ कर लें, ये भी कोई स्विमिंग एरिया नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी ये बात नोट करने वाली है कि ये तीनों दोस्त इस तरह के इलाके में ही पले बड़े थे और इससे पहले भी ये लोग कई बार इस फिनिश रिवर में कूदे थे और इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, तो उनके दिमाग में ये सोच थी ही नहीं कि फिनिश रिवर में कूदना कोई खतरे की बात है। खैर ये लोग रिवर के करीब जाना शुरू कर देते हैं। अभी ये लोग इस रिवर के पास पहुंचे नहीं थे कि उसका पानी इनको अपने पाँव में फील होना शुरू हो गया था। असल में 1-2 दिन पहले इस इलाके में टिका कर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये रिवर ओवरफ्लो होकर बाहर की तरफ बहना शुरू हो गया था। मतलब अपनी नेचुरल बाउंड्री से ज्यादा ही ओवरफ्लो हुआ था। ये रिवर भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे हम जमीन के एज पे नहीं खड़े होते और अगला कदम आगे रखें तो सीधा 20-25 फीट पानी में। रिवर के साइड पर ये मैंग्रोव ट्रीज लगे हुए थे। इनकी रूट्स पर बहुत सारी शाखें निकली भी होती हैं बाहर की तरफ। ये तीनों दोस्त बिल्कुल ही एज पर पहुंचकर इन मैंग्रोव ट्रीज के शाखों को पकड़ते हैं और अपने आप को पानी में डुबाकर साफ करना शुरू कर देते हैं। बड़े ही केयरफुल तरीके से ये अपने आप को साफ कर रहे थे और इन शाखों को भी अच्छी तरह ग्रिप किया हुआ था कि कहीं ये छूट ना जाए। पिक्चर में तो आपको ये रिवर स्टिल दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में बारिश की वजह से इसका बहाव बहुत तेज हुआ था। तीनों ने कीचड़ साफ कर लिया था और ये जाने ही वाले थे कि ब्रैड का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। तेज बहाव की वजह से वो अपने दोस्तों से दूर चला जाता है। वो एशली और शॉन को मदद के लिए आवाज देता है। वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो ब्रैड पानी में बह रहा था, तो वो दोनों भी इसको बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। ये तीनों बड़े अच्छे स्विमर थे और इनके लिए कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी। इनके दिमाग में था ठीक है पानी में गिर गए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आगे बहकर चले जाएंगे और इवेंचुअली इस रिवर से बाहर ही निकलना है। शॉन और एशली तेजी से स्विम करते हुए ब्रैड के पास पहुंचते हैं और ये तीनों अलाइन हो जाते हैं। ये तीनों पानी के बहाव के साथ बहते जा रहे थे और साथ ही ये किसी सॉलिड दरख्त की शाख को भी देखना शुरू कर देते हैं, जिसको वो पकड़कर बाहर निकले। अब इस पॉइंट पे तीनों थोड़ा सा पानी में अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस था कि वो रिवर से बाहर निकल ही आएंगे। शॉन फ्रंट में था, एशली दरमियान में था और ब्रैड सबसे पीछे था। तीनों एक दूसरे से जरा जरा से फासले पे थे। तो अचानक से एशली चीखते हुए बोलता है, पानी में कोई चीज है, जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी करो। शॉन एकदम से पैनिक हो जाता है। वो पीछे तक नहीं देखता और पागलों की तरह स्विम करता हुआ एक दरख्त पे पहुंचता है जो बिल्कुल रिवर के दरमियान में था। ये फौरन इस दरख्त पे चढ़ जाता है जो 6-7 फीट पानी से ऊंचा था। जैसे वो चढ़ता है, एशली पास से गुजर रहा था, उसको वो पकड़ता है और दरख्त पे चढ़ा देता है। फिर वो दोनों पानी की तरफ देखते हैं ब्रैड को बचाने के लिए, लेकिन ब्रैड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाजें लगाते हैं लेकिन ब्रैड का नामो निशान नहीं था। फिर एकदम से शॉन पानी में येलो सी चीज देखता है। वो सरफेस से करीब थी। वो एशली को बोलता है, देखो ये क्या है, लेकिन पानी इतना काला था कि तब तक कोई चीज नजर नहीं आनी थी जब तक वो सरफेस पे ना आ जाए। फिर एकदम से वो चीज बाहर निकलती है तो वो ब्रैड था जिसने येलो जैकेट पहनी हुई थी और ब्रैड 13 फीट लंबे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के मुंह में था। ब्रैड का मुंह नीचे था और वो हिल भी नहीं रहा था। शॉन और एशली ये देखकर बिल्कुल शॉक में थे।
वो दोनों इस मॉन्स्टर को देख रहे थे जिसने उनके दोस्त को अपने मुंह में पकड़ा हुआ था और ये इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। 5 मिनट तक ये दोनों मगरमच्छ को देखते रहते हैं और सोचते हैं अब क्या होगा। वो मगरमच्छ भी इनकी तरफ ऊपर देख रहा था, जैसे वो इनको बता रहा था कि अगर ये पानी में आए तो इनके साथ भी यही हाल होगा जो इनके दोस्त के साथ किया है। कुछ देर बाद ये मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता पानी से नीचे होता है और ब्रैड के साथ गायब हो जाता है। एशली और शॉन इतना डरे हुए थे कि उनको अपने दोस्त के मरने का गम ही दिमाग में नहीं आ रहा था। वो दोनों बस सर्वाइवल मोड में चले गए थे। दोनों इस दरख्त के मजीद ऊपर चढ़ जाते हैं, 2 अलग अलग ब्रांचेस पे, जो पानी से तकरीबन 10-15 फीट की ऊंचाई पे थी। अब ये दोनों एक दूसरे को तसल्ली देना शुरू कर देते हैं कि जब हम घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारी फैमिलीज पुलिस में कंप्लेन कर देंगी और फिर हमें ढूंढने के लिए सर्च लॉन्च करेंगे और वो फिर यहाँ पर हमें बचा लेंगे। उनको इसका कॉन्फिडेंस तो था कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता था। इसमें कई दिन भी लग सकते थे इनको बचाते बचाते। तो इनको रियलिटी नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये लोग इस दरख्त पर सेफ थे, लेकिन आखिर कब तक? इवेंचुअली इन्हें नींद भी आनी थी और अगर ये सो गए तो दरख्त से गिरकर इन्होंने सीधा पानी में जाना है जिधर ये मगरमच्छ है। इनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसी दौरान ये नीचे काले पानी में दोबारा देखते हैं तो वो 13 फीट लंबा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वापस आ गया था और अब उसके मुंह में ब्रैट भी नहीं था। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे खतरनाक और एग्रेसिव क्रोकोडाइल हैं। ये क्रोकोडाइल की उन 2 स्पीशीज में से एक है जो एक्टिवली इंसानों को हंट करती है अगर मौका मिल जाए इनको। शॉन और एशली मगरमच्छ को डायरेक्टली देख रहे थे और वो भी इनको ऊपर देख रहा था, जैसे वो इनका इंतजार कर रहा है कि ये पानी में आए और वो इनको खाए। ये मगरमच्छ पानी में हिलता रहता है और बस अपना सर निकालकर इनको देखता रहता है। शॉन और एशली दुआएं कर रहे थे कि ये किसी ना किसी तरह यहाँ से तंग आकर चला जाए। फिर कुछ घंटे बाद जब सूरज ढलने वाला था, ये मगरमच्छ वाकई पानी में चला जाता है और गायब हो जाता है। शॉन नीचे वाली शाख पे था और एशली ऊपर वाली शाख पे बैठा था। शॉन सोचता है मैं पानी के ज्यादा करीब नहीं रहता, ऊपर वाली शाख पे चला जाता हूँ। तो वो ऊपर वाली शाख को पकड़ता है और वो फील करता है कि ये काफी मजबूत है, तो वो अपना सारा वजन उस पर डालकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो शाख ही टूट जाती है। शॉन पानी में गिरता है और 10 फीट की गहराई में चला जाता है। फौरन वो पागलों की तरह सरफेस की तरफ स्विम करता है और उसके दिमाग में बस यही था, अभी आया वो मगरमच्छ और मुझे काट लेगा। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पर पहुंचता है तो वो नोट करता है कि पानी के बहाव की वजह से वो अपने दरख्त से ही दूर हो गया है। पैनिक होके वो अपनी पूरी जान लगा देता है उस दरख्त के पास पहुंचने में। उसको पता था जितनी तेजी से वो पानी में हरकत कर रहा है वो मगरमच्छ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पूरी जान लगाकर वो जैसे तैसे दरख्त की नीचे वाली शाख को पकड़ता है, लेकिन उसका जिस्म अभी भी पानी में था और उसके दिमाग में यही आ रहा था, अभी आया वो मगरमच्छ और उसकी टांगों पे काटेगा। लेकिन फाइनली वो ऊपर चढ़कर अपनी उसी शाख पर आ जाता जिस पे वो पहले से बैठा हुआ था। एशली उसकी मदद करके उसको अपनी ऊंची वाली शाख पर ही बिठा देता है। फिर ये दोनों पानी में देखते हैं उस जगह पर जिधर शॉन गिरा था और उधर वो मगरमच्छ फिर रहा था। शॉन बिल्कुल टाइम पे पानी से बाहर निकला था। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो इधर बिल्कुल ही गुप अंधेरा हो गया था। इस एरिया में किसी किस्म की लाइट नहीं थी। पानी में नजर आना तो दूर की बात है, इन दोनों को आपस में बैठे एक दूसरे की शक्लें ही दिखाई नहीं दे रही थी। इधर इतना अंधेरा था तो इनको पानी में मगरमच्छ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इनको पता था कि वो नीचे ही है क्योंकि वो वक्फे वक्फे से पानी में हरकत कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहते हैं कि कहीं कोई नींद में नीचे ना गिर जाए पानी के और वो मगरमच्छ के हाथों मारा जाए। कई घंटे ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। आधी रात को इस एरिया में तूफान आ जाता है और तेज बारिश की वजह से अब इनको पानी में मगरमच्छ की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, तो इनको कोई आइडिया नहीं था कि मगरमच्छ नीचे है भी या नहीं। लेकिन जब जब बिजली गरजती थी तो वो उस लाइट से पानी में देखते थे तो उनको साफ मगरमच्छ दिखाई दे रहा था। कई घंटे बारिश होती है और इनको बारिश की भी परेशानी थी कि कहीं पानी का लेवल इतना ना बढ़ जाए नहर में कि मगरमच्छ छलांग लगाकर इनको दरख्त से पकड़कर पानी में ना खींच ले। बस ये दुआ कर रहे थे कि किसी तरह इस रात को सरवाइव कर ले। फाइनली सुबह होती है तो वो नीचे पानी में देखते हैं तो वो मगरमच्छ अभी भी दरख्त के पास बैठा था और इनका इंतजार कर रहा था। साथ ही वो ये भी नोट करते हैं कि बारिश की वजह से पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनको जल्द अगर नहीं बचाया गया तो एक बारिश और होनी है और ये लोग मगरमच्छ की रेंज में आ जाएंगे और वो इनको पानी में खींच लेगा। लेकिन लकीली सुबह 10 बजे एक पुलिस ऑफिसर पास में ही उनको ढूंढने के लिए आवाजें लगा रहा था। इनकी फैमिलीज ने वाकई पुलिस को इनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी थी और पुलिस इन दोनों को दरख्त पे बैठा देख लेती है। फिर ये लोग हेलीकॉप्टर की मदद से इनको बचाने की कोशिश करते हैं कि ये रस्सी की सीढ़ी को इनकी तरफ लो करके इनको चढ़ाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की हवा
इतनी ज्यादा तेज थी कि ये दोनों दरख्त पे ही खड़े बैलेंस लूज कर रहे थे और पानी में साफ मगरमच्छ भी दिखाई दे रहा था। तो इनको बचाने के बजाय ये गलती से मगरमच्छ के ही मुंह में इनको ना भेज दें, तो ये हेलीकॉप्टर को वापस भेज देते हैं। लेकिन जब हेलीकॉप्टर नीचे आया था तो मगरमच्छ डर कर वहां से दूर चला गया था। फिर ये एक बोट लाते हैं जिसको उस दरख्त के नीचे करके इन दोनों को बिठाते हैं और फिर यहाँ से इनको बचा कर ले जाते हैं। दोनों ही लड़के इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे। जहां तक ब्रैड की बात है तो इस रिवर में सर्च करने के बावजूद भी ना उसकी बॉडी मिली, ना ही कपड़े मिले और ना ही वो मगरमच्छ दिखाई दिया जिसने उसको मारा था। 10 जून 2021 को जेनिफर ब्यूल और उसके 2 बेटे 12 साल का चार्ली और 7 साल का जॉनी ये सब मैक्सिको में कैनक्यून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हैं। ये फैमिली फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया से वेकेशंस के लिए इधर आती है। एयरपोर्ट से ये अपना सामान पकड़कर शटल में बैठते हैं और ये शटल इनको एक रिजॉर्ट में ले जाती है। ये लोग इस क्लब मेट कैनक्यून में रुकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर 5 स्टार फैमिली रिजॉर्ट है जो रिवियर अमाया के बिल्कुल एज पे है। ये रिवियर अमाया बला का खूबसूरत है। यहाँ पर आपको वाइट बीचेस और क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलेगा। लोग यहाँ पर आना पसंद सिर्फ इसलिए नहीं करते थे कि इस रिजॉर्ट की लोकेशन बड़ी जबरदस्त है। ये क्लब मेट जो बहुत ही बड़ी होटल कंपनी है जो इस रिजॉर्ट को भी ओन करती है, वो बड़े मशहूर हैं अपने जोंगटी ऑर्गेनिजा टेयर की वजह से। शॉर्ट में इनको ये लोग जियोस भी बुलाते हैं। ये जियो स्टाफ मेंबर हैं जो इन्होंने रिजॉर्ट में हर लोकेशन पे खड़े किए हुए हैं। इनका काम है जो गेस्ट इस रिजॉर्ट पे रुके हुए हैं उनको यहाँ पर अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देना है। तो ये बड़े फ्रेंडली जियोस रिजॉर्ट में इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, गेस्ट की आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं और उनको रिजॉर्ट में नई नई एक्टिविटीज और चीजों का बताते रहते हैं ये कर सकते हैं। तो ओवरऑल लोगों का इस रिजॉर्ट पे स्टे बड़ा ही कमाल का होता है। तो जेनिफर और उसके 2 बेटे इस रिजॉर्ट में चेक इन करते हैं। वो अपने रूम में जाते हैं, सामान रखते हैं और फिर वो रूम से बाहर निकलकर इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तो उसी वक्त जियोस इनके पास आ जाते हैं। वो इनको बताते हैं कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, स्विमिंग पूल किधर है, इस हफ्ते कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है यहाँ पे। चार्ली और जॉनी के लिए इस रिजॉर्ट पे सबसे अमेजिंग चीज जो थी वो थी किड्स क्लब। इसमें जियोस बड़ी फन गेम और एक्टिविटीज को बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पर चार्ली और जॉनी दूसरे बच्चों के साथ भी खेल कूद सकते थे। ये चीज उनकी माँ जेनिफर के लिए बड़ी जबरदस्त थी कि बच्चे यहाँ पर खेलते रहेंगे, उसको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो रिलैक्स कर सकती है अपना अकेले में जाके। यानी उसको यहाँ पर मुफ्त की चाइल्ड केयर मिल रही थी। इन्होंने यहाँ पर एक पूरा हफ्ता गुजारना था और इस दौरान जेनिफर ये मेक श्योर करती है कि हम रिजॉर्ट के करीब करीब ही रहें ताकि बच्चे रोज टीन क्लब जाकर मजे करें। तो जो रूटीन इन्होंने इस रिजॉर्ट में रखी हुई थी, सुबह उठकर ये लोग सबसे पहले बीच पे जाते थे, फिर वहां से ये लोग अपने रूम में आते थे तो चार्ली किड्स क्लब चला जाता था, पूरा दिन वहीं गुजारता था और जो छोटा जॉनी था वो अपनी माँ के साथ ही चिपका रहता था। बीच बीच में वो भी जाता रहता था लेकिन ज्यादातर टाइम वो अपनी माँ के साथ ही गुजारता था और रात को 9 बजे ये लोग एक जगह पूल पे इकट्ठे होते थे। इनकी यहाँ पर वेकेशंस बड़ी जबरदस्त चल रही थी लेकिन फिर एक छोटा सा छुपन छुपाई का खेल सब कुछ बदल देता है। 18 जून को जब इन लोगों को इस रिजॉर्ट पे तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, ये तीनों उठते हैं और अपनी टिपिकल रूटीन को ही फॉलो करते हैं। ये लोग बीच पे जाते हैं, उसके बाद चार्ली अपने टीन्स क्लब पे चला जाता है। जॉनी और जेनिफर पूरा दिन एक साथ ही रहते हैं। रात को 8:30 बजे जब ये तीनों इकट्ठे खाना खा लेते हैं, ये तीनों डिसाइड करते हैं हम लोग स्प्लिट अप हो जाते हैं और 9:15 बजे मिलेंगे शो के पास। सबसे छोटा जॉनी नीचे जाना चाहता था किड्स ओनली शो को देखने के लिए। इनकी माँ कहती है मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ चॉकलेट डेजर्ट खाने अपनी नई दोस्त के साथ, और चार्ली कहता है मैं अपने दोस्तों से मीटअप करने जा रहा हूँ जो मुझे इस किड्स क्लब से मिले थे। हम पूल के पास जाएंगे जिधर जियोस एक हाइड एंड सीक की गेम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चार्ली देखता है उसकी माँ ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई है और उसका भाई नीचे वाले फ्लोर पे चला गया, तो चार्ली भागकर पूल डेक पे चला जाता है। वहां पर जाकर वो अपने इस वेकेशन के बेस्ट फ्रेंड से मिलता है जो था 13 साल का साइरस। तो वहां पर खड़े जियोस बोलते हैं हम लोग काउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं और तुम सब बच्चे छुप जाओ। तो ये सारे जियोस एक साइड पे जाते हैं, अपनी आंखों पे हाथ रखते हैं और काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सभी बच्चे फैलकर छुपने की जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जैसे चार्ली और साइरस छुपने की जगह ढूंढ रहे थे तो वो देखते हैं बाकी सारे बच्चे ही बेस्ट हाइडिंग स्पॉट्स को ले चुके हैं। तो उसी वक्त वो पैनिक हो रहे होते हैं कि उनके पास कोई अच्छी जगह ही नहीं है छुपने के लिए। फिर ये दोनों लड़के पूल के बिल्कुल उधर कोने में साइड पर देखते हैं तो उनको एक बेस्ट हाइडिंग स्पॉट मिलता है जिसको अभी तक किसी ने नहीं लिया था। इस ओपन पूल डेक के इर्द गिर्द ना एक मेटल की फेंस होती है। इसकी थोड़ी सी हाइट
लाइट है लोहे की बनी हुई और इसके आर पार भी देखा जा सकता है। मतलब बेसिकली ये बताने के लिए था कि होटल की बाउंड्री यहाँ तक है। अब इस फेंस से थोड़ा सा आगे जाकर ना इसी फेंस के अंदर ही एक गेट होता है और ये गेट हर वक्त तकरीबन बंद ही होता है और लॉक भी होता है। इसको सिर्फ होटल के स्टाफ और जियोज ही खोलते थे जब जरूरत पड़ती थी। अब किसी वजह से उस रात को ये फेंस खुली हुई थी। इस फेंस से थोड़ा सा आगे एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म था और यहाँ पर कोने में थोड़ी सी सीढ़ियां हैं जो नीचे जा रही हैं। तो चार्ली और साइरस इसकी तरफ देखते हैं, उनको दिखता है कि गेट भी खुला हुआ है और यहाँ पर सीढ़ियां भी हैं। तो वो सोचते हैं हम इस प्लेटफॉर्म से सीढ़ियों से थोड़ा सा उतर कर नीचे की तरफ हो जाए तो पूल डेक से तो हमें कोई भी नहीं देख सकता। तो चार्ली और साइरस भागकर इस गेट की तरफ जाते हैं, सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और वो दोनों नीचे क्राउच होकर बैठ जाते हैं। वो ऊपर झांक कर देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन उनको ये चीज पता थी कि कोई भी इनको देख भी नहीं सकता तब तक जब तक वो इस गेट से क्रॉस कर नीचे की तरफ ना देखें। चार्ली और साइरस खुश होकर हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनको परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट मिल गया। फिर उनको आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, जियोस बच्चों को एक एक करके ढूंढते जा रहे हैं। बाकी बच्चे भी अच्छी जगहों पे ही छुपे थे लेकिन उनको ढूंढ लेते हैं। वो जियोस बाकी सबको ढूंढ लेते हैं सिवाय चार्ली और साइरस के। चार्ली और साइरस एक दूसरे को देखते हैं और वो खुश होते हैं, लेकिन उनको ये भी पता होता है कोई उनको यहाँ से ढूंढ ही नहीं सकता। अब जैसे ही वो यहाँ से खड़े होने लगते हैं बाकियों को दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे छुपे हुए थे, साइरस नोट करता है यहाँ पे तो एक पाइप लगा हुआ है और उस पाइप से पानी भी निकल रहा होता है। तो साइरस पाइप पकड़ के खड़ा होता है, उसकी पीठ चार्ली की तरफ होती है। वो पूल डेक से पानी को मारना शुरू कर देता है जियोस पे और बाकी बच्चों पे। सारे हंस रहे होते हैं, पानी से दूर भाग रहे होते हैं, बड़ा जबरदस्त सीन होता है। साइरस बड़ा खुश हो रहा होता है, वो पीछे मुड़ता है चार्ली का रिएक्शन देखने के लिए कि ये जो इसने शुगर लगाया हुआ है। लेकिन जब साइरस पीछे मुड़ के देखता है तो चार्ली गायब होता है। इसी दौरान होटल के दो गेस्ट, एक माँ और बेटा, जिनका इस छुपन छुपाई वाली गेम से कोई लिंक ही नहीं था, वो लोग इस रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर खाना खा रहे थे जिधर से इस पूल डेक का व्यू आराम से दिखाई दे रहा था। वो मजे से अपना खाना एंजॉय कर रहे थे तो उनको एकदम से बच्चों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो उनको सुनकर फौरन पता चल जाता है ये कोई मजाक वाली चीख नहीं है बल्कि कोई मुसीबत में और उसको असल में मदद की जरूरत है। तो वो नीचे इस पूल डेक की तरफ देखते हैं जिधर से चीखें आ रही थी, लेकिन रात का टाइम होता है तो वहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो परेशानी में ये माँ और बेटा खड़े होते हैं और रेस्टोरेंट से होते हुए नीचे सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इस औरत का शौहर देखता है वो भागती भी जा रही है नीचे, तो इसका शौहर और इसके साथ दो लड़के और होते हैं, वो भी इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको फील होता है यहाँ पर जो भी हो रहा है कुछ गलत हो रहा है और इनको जाना पड़ेगा मदद के लिए। तो जब ये पांचों पूल डेक के पास पहुंचते हैं तो उनको अभी भी लड़कों के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी और देख के इनको पता चल जाता है कि चीखें उस प्लेटफॉर्म के ओपन गेट से आ रही हैं जिधर चार्ली और साइरस छुपे हुए थे। तो ये पांचों लोग भागकर गेट को क्रॉस करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और नीचे सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। उनको यहाँ पर सिर्फ साइरस दिखाई देता है और यहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ ये एक बच्चा जो बहुत ही ज्यादा खौफजदा और कांप रहा था और यही बच्चा था जो चीखें मार रहा था। इससे पहले कि ये सब उससे पूछते कि क्या हुआ है, उनको सीढ़ियों से नीचे कहीं से आवाज सुनाई देती है। वो सारे मुड़ते हैं और लिटरली इस गुप्त अंधेरे में से चार्ली एकदम से ऊपर निकलता है और कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये जो चकोर प्लेटफॉर्म था जिधर फेंस लगी हुई थी और बच्चे छुपे हुए थे, ये झील में एक डॉक एरिया होता है और इस डॉक के नीचे मगरमच्छ रहते थे। जब चार्ली और साइरस इन स्टेप्स से नीचे आए थे तो इन मगरमच्छ ने उनको नोटिस कर लिया था और जब साइरस पाइप उठाकर पानी इधर उधर मारना शुरू करता है, इनमें से एक क्रोकोडाइल, एक 13 फुट लंबा मॉन्स्टर, वो पानी से बाहर निकलता है, मुड़ता है और लिटरली इन सीढ़ियों से चढ़ के चार्ली को टांग से पकड़ता है और पानी में खींच लेता है। तो वो चीखें जो उस माँ और बेटे ने सुनी थी जब वो रेस्टोरेंट में थे, वो चार्ली और साइरस की थी क्योंकि चार्ली फौरन ही पानी में नहीं जाता। साइरस किसी तरह चार्ली का बाजू पकड़ लेता है और वो चार्ली को मगरमच्छ के मुंह से दूर खींचना शुरू कर देता है और ये दोनों मदद के लिए चीखें मार रहे थे। और जब ये सब लोग मदद के लिए पहुंचते हैं यहाँ पे, तब तक साइरस के हाथ से चार्ली की ग्रिप छूट जाती है और वो मगरमच्छ उसको पानी के अंदर ले जाता है। जब ये 5 लोग यहाँ पर खड़े थे तभी मगरमच्छ और चार्ली पानी से ऊपर आते हैं। तभी चार्ली बोलता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो उस मगरमच्छ के मुंह में होता है और जब ये 5 लोग इस सीन को देखते हैं और उनको पता चलता है यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मर्द बगैर हिचकिचाए इस अंधेरी झील में जो मगरमच्छ से भरी हुई थी वो इसमें छलांग मार देते हैं और वो इस मगरमच्छ को मारकर इसकी दुर्गत बनाना शुरू कर देते हैं। और जब इस अंधेरी झील में जिधर हर तरफ मगरमच्छ थे, यहाँ पर ये सारा हंगामा हो रहा था, यहाँ से एक बंदा भागकर फॉन्डू बार जाता है और उधर जाकर जेनिफर को बताता है तुम्हारे बेटे पे तो मगरमच्छ ने हमला कर दिया है। वो उसी वक्त खड़ी होती है और रॉकेट की तरह हर चीज को अपने सामने से हटाकर उधर भागना शुरू कर देती है और फाइनली वो भागकर उस पूल डेक को क्रॉस करके उस गेट को क्रॉस
क्रॉस करके उस प्लेटफॉर्म पे आती है और वहां पे उसका बेटा होता है। चार्ली नीचे लेटा होता है और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ बंदे होते हैं। चार्ली की टांग को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको किसी कीमे वाली मशीन में डाल दिया है, लेकिन चार्ली बेहोश नहीं होता और वो अपने इर्द गिर्द लोगों से बात कर रहा होता है। जिस टाइम तक जेनिफर को पता लगता है और वो यहाँ तक पहुंचती है, तब तक ये मर्द इस अंधेरी झील में कूद जाते हैं और इस मगरमच्छ से लड़ते हैं और इसको इतना मारते हैं कि वो चार्ली को अपने मुंह से ही छोड़ देता है। इर्द गिर्द लोगों के मुताबिक ये मगरमच्छ उसको छोड़ ही नहीं रहा था, वो मुंह को इधर उधर मार रहा था, वो बार बार चार्ली को पानी में खींचता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर मर्द हार नहीं मानते, वो इसको इतना मारते हैं, इसकी आंखों में मुक्का मारते हैं और ये चीज काम भी कर जाती है। वो चार्ली को छोड़ देता है। जब चार्ली को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो बड़ी बुरी हालत में होता है और किसी को ये नहीं पता होता कि ये जिंदा बचेगा भी या नहीं। लेकिन लकीली इस रिजॉर्ट में एक ट्रॉमा नर्स भी छुट्टियां मनाने आई हुई होती है। वो यहाँ पर आती है, सिचुएशन को देखती है और इसकी टांग की ब्लीडिंग को भी रोक देती है। वो इसके साथ ही रहती है जब तक के पैरामेडिक्स यहाँ पर नहीं आ जाते। जब वो आते हैं, चार्ली को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिधर फौरन से उसकी काफी सारी सर्जरीज होती हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और खुशकिस्मती से सर्जन उसकी टांग को भी बचा लेते हैं, जिसको शुरू में देखकर तो ये लग रहा था कि इसको कटवाना ही पड़ेगा। जहाँ तक इस क्लब मेट रिजॉर्ट का सवाल है, उनका इस इंसिडेंट पे रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ना सिर्फ वो चार्ली के सारे मेडिकल बिल्स भरते हैं, बल्कि वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना सिर्फ उस डॉक वाले एरिया पे जिधर फेंस और गेट थे उसको सिक्योर करने के लिए, बल्कि इस पूरे रिजॉर्ट के अराउंड ही करते हैं ताकि आइंदा इस किस्म का हमला कोई देखने को ना मिले। अब चार्ली फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में रहता है और उसके साथ ये जो ट्रॉमा हुआ था उससे भी ये बाहर आ जाता है और इनफैक्ट इस अटैक की अगली हैलोवीन पे वो क्रोकोडाइल वाला कॉस्ट्यूम ही पहनता है। 1945 के शुरू में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही ब्रिटिश डिसाइड करते हैं हम रेमरी आइलैंड को जापानीज से वापस लेते हैं। रेमरी आइलैंड काफी बड़ा और फ्लैट आइलैंड है जो कि बिल्कुल बर्मा के साहिल पर ही है। ये रेमरी आइलैंड बड़ी जबरदस्त स्टेजिंग लोकेशन होती है जहां से एयर कैंपेन्स मेनलैंड की तरफ आराम से की जा सकती थी। यूं समझ लो ये बड़ी जबरदस्त एयर बेस थी। वैसे बेसिकली ब्रिटिश इस आइलैंड के मालिक थे, लेकिन जापानीज ने 1942 में उनसे फोर्सफुली ये छीन लिया था। तो अब 1945 था, ब्रिटिश कहते हैं अब हम उनसे ये वापस लेते हैं। तो 21 जनवरी 1945 को ब्रिटिश और इंडियन फोर्सेस ये रेमरी के बीचेस पे हमला कर देते हैं इसको वापस लेने के लिए। जैसे ही वो इधर लैंड होते हैं, इनके पास सारी नेवल की आर्टिलरी सपोर्ट होती है और ये बॉम्ब कर करके इस एयर बेस की धज्जियां उड़ा देते हैं और थोड़े से ही टाइम में ये लोग बाकी जापानीज पर भी काबू पा लेते हैं। लेकिन उधर जापानीज सरेंडर नहीं करना चाहते थे, तो वो क्या करते हैं, इस बेस को छोड़ देते हैं। तो ब्रिटिश उस बेस पर कब्जा कर लेती है। तो जो बाकी 1000 बचे हुए जापानीज सोल्जर थे वो आइलैंड के पीछे वाली साइड पर भाग रहे थे, जिधर और ज्यादा तादाद में जापानीज सोल्जर पहले से वहां पर थे। लेकिन अब मसला ये था, इन 1000 सोल्जर्स को अपने उन दूसरे साथियों तक पहुंचने के लिए इस 10 किलोमीटर लंबे मैनग्रोव दलदल से गुजरना था, जिसके अंदर जहरीले स्पाइडर, कीड़े और धंसती हुई मिट्टी थी, जिसके अंदर हिलना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर इनके पास और कोई चारा नहीं था, तो ये स्वाम्प के अंदर चले जाते हैं। अब ये जापानीज उस चीज के लिए तैयार नहीं थे जिस वजह से ये रेमरी आइलैंड मशहूर था, एक ऐसा क्रिएचर जिसके सामने जहरीले सांप, स्पाइडर्स और कीड़े बच्चे लगते हैं। और ये सारे जापानीज उसी की मांद में जा रहे थे। ब्रिटिश आर्मी ये डिसाइड करती है हम लोग उनका इस दलदल में पीछा नहीं करते। वो लोग इस स्वाम्प की बाहर वाली साइड पर बोट से ब्लॉकिंग पोजीशन कर लेते हैं कि अगर कोई जापानीज इस स्वाम्प से भागने की कोशिश करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। यानी अब जापानीज के पास यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही चारा था, वो इस 10 किलोमीटर लंबी स्वाम्प को क्रॉस करके दूसरे अपने जापानीज सोल्जर्स के पास जाएं। तो उस रात ब्रिटिशर्स मजे से स्वाम्प के किनारे बोट्स के ऊपर बैठे हुए थे, तो उनको एकदम से स्वाम्प के अंदर से चीखों की आवाज सुनाई देती है। ये जापानीज सोल्जर्स की चीखें थी। यहाँ पर गोलियों की आवाज चल रही थी और फिर बंद हो रही थी। पूरे स्वाम्प में हर तरफ यही आवाज थी। चीखों की आवाज आती, गन फायर होती, खामोशी। चीखों की आवाज आती, गन फायर होती, खामोशी। ब्रिटिश बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं हमारे सोल्जर्स तो अंदर नहीं है, यहाँ पर अंदर हो क्या रहा है। अब अंदर जो वहां पर हो रहा था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको ऐसे डिस्क्राइब करती है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कत्ले आम था इंसानों का, वो भी जानवरों के हाथों। और कोई आम जानवर नहीं बल्कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये बहुत ही मैसिव इंसानों को खाने वाले क्रोकोडाइल 1000 किलो तक होते हैं और लेंथ में ये 23
फीट तक जाते हैं और नेशनल जियोग्राफिक ने इस क्रोकोडाइल को लेबल तक किया हुआ है कि इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये इंसानों को खा सकता है, तमाम जानवरों में। और इस रेमरी आइलैंड पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है और ये सारे इसी स्वाम्प में ही रहते थे जिधर ये जापानीज घुस गए थे। इनमें से काफी सारे सोल्जर्स का तो खून बह रहा था क्योंकि पीछे ये लड़ाई करके आए थे, तो ये सैकड़ों सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अंधेरे में शिकार करने की वजह से मशहूर है। तो यहाँ पर हुआ ये था कि जब जापानीज इन मैनग्रोव्स के अंदर गए थे, क्रोकोडाइल्स को इनकी प्रेजेंस के बारे में फौरन तो पता चल जाता है, लेकिन वो अंधेरे के टाइम तक रुकते हैं और फिर ये अपना फीडिंग फ्रेंजी शुरू करते हैं। फीडिंग फ्रेंजी मतलब एक ही लोकेशन पे सारे क्रोकोडाइल झपट्टा मारकर शिकार खा रहे हो। तो रात को कुछ देर बाद कई जापानीज सोल्जर्स स्वाम्प से बाहर आ जाते हैं और वो अपने आप को ब्रिटिश सोल्जर के सामने खुद पेश कर देते हैं। तकरीबन इनमें से 20 को पकड़ लेते हैं और ये बता रहे थे हमें मगरमच्छों ने हर तरफ से घेरा हुआ था, जिस भी डायरेक्शन में देखो ये गुर्राते मगरमच्छ बंदा खा रहे थे और जैसे ही वो एक बंदे को खा लेते थे तो वो अगले बंदे पर जंप कर जाते थे खाने के लिए। और अपने इस रिट्रीट में जब जापानीज दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं स्वाम्प के, 1000 में से सिर्फ 500 बंदे दूसरी साइड पर पहुंच पाते हैं, बाकी सारे बंदों को ये मगरमच्छ खा लेते हैं। और आज के दिन तक लोग इस रेमरी आइलैंड से दूर दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बंदे खाने वाले मगरमच्छ हैं और उनको कोई मसला नहीं आपको टुकड़ों में फाड़ने के लिए। 7 मार्च 2005 की आधी रात को एक 65 साल का बूढ़ा बंदा जिसका नाम जॉन मैंजीन था, वो झाड़ियों में छुपके से बैठा था युगांडा के छोटे से विलेज में। उसके कुछ दोस्त और हमसाए वो भी इसकी तरह आसपास झाड़ियों में छुपके बैठे थे और हर कोई बिल्कुल खामोश होता है और इधर उधर देख रहा होता है कोई हलचल नोट करने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। हर कोई बिल्कुल थका हुआ था और खौफजदा था। जॉन बड़े लंबे अरसे से इस विलेज में रह रहा होता है। इसके 9 बच्चे थे और 31 पोते पोतियां थे। उसको अच्छी तरह याद था सिर्फ थोड़ा अरसा पहले ये विलेज बहुत ही खुशहाल वाली जगह होती थी जिधर फैमिलीज और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से खेलते थे और हर कोई सेफ महसूस करता था। ये सब कुछ बदल जाता 14 साल पहले 1991 में, क्योंकि उस साल से लोग इस गांव में मरना शुरू हो जाते हैं, बल्कि स्पेसिफिकली लोगों को मारा जा रहा था। कोई चीज थी या कोई बंदा था, इनको नहीं पता था। ऐसा था जैसे रैंडमली लोग गायब हो जाते थे और बाद में बहुत ही खौफनाक टुकड़ों में मरे हुए मिलते थे, या फिर लोग बिल्कुल ही गायब हो जाते थे और कभी दिखते भी नहीं थे। पिछले इन 14 सालों में इस गांव के 83 लोग मारे गए थे और किसी को इसकी वजह नहीं पता थी। अब ये 83 का नंबर इस गांव में इस तरह का था कि ये इस गांव की 10% पॉपुलेशन बनती थी। जॉन के इस विलेज में काम इतना ज्यादा फैला हुआ था कि गांव का एक एक बंदा पर्सनली जानता होता था उस बंदे को जो मारा गया था, उस चीज से जो इस गांव को लड़ी हुई थी। एक पॉइंट के बाद तो इस गांव के लोग ये सोचने लग जाते हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कोई जिन या शैतान ही इन कामों के पीछे है। ये इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में है, ना कोई जानवर कर सकता है ऐसा, ना कोई इंसान। ये शायद खुदा की तरफ से हो या फिर शैतान की तरफ से, हमें नहीं पता, लेकिन ये सुपर नेचुरल चीज है जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ये चीज बस अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है और लिटरली इस गांव के लोगों ने बड़े होते होते ये चीज एक्सेप्ट ही कर ली थी कि हाँ ठीक है, कभी कभार लोग टुकड़ों की हालत में मरे हुए पाए जाते हैं, हम इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, हमें इस चीज के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन जॉन वो पर्सनली कई लोगों को जानता था जो मारे गए थे। वो इस सोच को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हाँ ठीक है ये चीज सुपर नेचुरल है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जॉन कहता नहीं, हमें इस चीज के बारे में देखना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो जरूर होगी जो यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तो फाइनली 2005 में पानी सर के ऊपर से तब गुजर जाता है जब एक छोटा सा बच्चा सुबह के टाइम इस गांव में मिसिंग हो जाता है। अब जॉन के इतने सारे पोते पोतियां थे जिनमें छोटी छोटी उम्र के लड़के भी थे और फिर ये देखता है वो छोटा सा बच्चा गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। और फिर वो सोचता है, जॉन सोचता है वो बिल्कुल मेरे छोटे पोता पोतियों की तरह था, ये चीज बंद होनी चाहिए, हमें अब देखना पड़ेगा इस बारे में। तो जॉन जबरदस्ती गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है जिसमें उसके दोस्त होते हैं, हमसाये होते हैं और बाकी लोग होते हैं। वो इन सब को कहता है आज रात हम लोग सर्वेलेंस करेंगे, इसके लिए हमें पूरी रात जागना पड़े जागेंगे और वेट करेंगे उस शैतान का, उस क्रिएचर का, उस बंदे का, या जो भी वो चीज है उसको आज हम रंगे हाथों
पकड़ेंगे और इस चीज को हम यहीं खत्म करेंगे। अब क्योंकि जॉन इतना ज्यादा मोटिवेटेड था, इतना जोश में था और इस चीज को लीड करने के लिए पूरे तरीके से तैयार था, तो वो फौरन ही गांव में सारे लोगों के ओपिनियंस को चेंज कर देता है। हम इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों की सोच इससे चेंज होकर हो जाती है। हाँ, इस चीज को एक ही दफा खत्म करते हैं। फिर रात के टाइम जॉन और बाकी सब लोग जो उसने छुप के सर्वेलेंस के लिए इकट्ठे किए थे, ये अपने गांव के एक एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जिसका नाम था कसाई खाना। इन्होंने इसका नाम ये इसलिए रखा था, वो जो 83 लोग थे, वही जिनको मारा गया था और टुकड़े किए गए थे, मतलब जो मुर्दा मिलते थे, या तो वो इसी एरिया में मरे हुए पाए जाते थे या फिर गायब होने से पहले आखिरी दफा उनको इसी एरिया में ही देखा गया होता था। ये जो कसाई खाने वाला एरिया होता है, ये बिल्कुल लेक के पास था जो इस गांव के बिल्कुल साथ होती है। हर कोई इस लेक से और इस एरिया से डरता था, लेकिन आज की रात वही रात होती है। इन्होंने फाइनली पता लगाना था कि इस गांव में हो क्या रहा है। जॉन और बाकी जो वॉलंटियर्स थे वो इस कसाई खाने वाले एरिया में आते हैं। ये सारे ऊंची ऊंची झाड़ियों में छुप जाते हैं जो इस लेक के बिल्कुल साथ होती हैं। ये छुप के बैठकर जमीन पर नजर रखे हुए थे, वही जो कसाई खाने वाला एरिया होता है, और साथ ही उस लेक पर भी इन्होंने नजर रखी हुई थी। ये सारे उधर बैठे रहते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं सेफ रहने के लिए। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पानी की तरफ देख रहे होते हैं। काला पानी बिल्कुल स्टिल होता है, जमीन पर भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल खामोशी होती है। फिर कई घंटों तक वो नर्वसली देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कुछ हो। इनको कुछ नहीं पता था यहाँ पर होना क्या है। हो सकता है यहाँ पर बैठे किसी वॉलंटियर को वो शैतान या जो भी चीज है वो खींच कर ले जाए। लेकिन सारी रात, जो इनकी पहली रात थी सर्वेलेंस की, ये कोनों में बैठकर देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर जॉन अगली सुबह कहता है हमें ये दोबारा करना पड़ेगा, हमें दोबारा वहां पर जाकर सर्वेलेंस करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है वहां पर कुछ ना कुछ है। और जब दूसरी रात आती है तो यहाँ पर और ज्यादा वॉलंटियर्स आ जाते हैं। ये सारे और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, झाड़ियों में छुपकर वेट कर रहे होते हैं, इस लेक को देख रहे होते हैं, जमीन को देख रहे होते हैं, लेकिन दोबारा से कुछ भी नहीं होता। ये साइकिल 4 और दिन तक कंटिन्यू रहती है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। हर रात जॉन लोगों को जोश दिलाता रहता है कि हमें वहां पर बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन ये ग्रुप काफी थकता जा रहा था। ये सारी रात तो जाग रहे थे और इनके हौसले भी टूटते जा रहे थे। वो सोच रहे थे शायद वाकई यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम इस चीज को पकड़ ही नहीं सकते, हमें नहीं पता वो क्या चीज है। फिर 6 दिन बाद जब उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा था, ना कोई यहाँ पर मारा गया था, ना कोई गायब हुआ था, गाँव में भी बिल्कुल खामोशी होती है, जॉन लोगों की आखिरी दफा मिन्नतें करता है। वो कहता है बस एक बार मुझे एक रात और दो, मैं जानता हूँ हम कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे। तो ये गांव वालों को मना लेता है कि एक रात और जाना है। और इस रात जॉन बहुत ही अलग चीज करता है बाकी रातों के कंपैरिजन में। ये जो भी क्रिएचर था, बंदा था या जो भी था, उसको लालच देने के लिए कि वो छुपी हुई जगह से बाहर आए, ये और बाकी गांव के लोग गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को दरख्त के ऊपर लटका देते हैं, उसी कसाई खाने वाली जगह पे, इस सोच में कि जो भी चीज लोगों को मार रही है शायद उनको इसका गोश्त चाहिए हो, तो ये गोश्त को दरख्तों पे लटका देते हैं। तो उस रात, उस 7वीं रात को इन्होंने दरख्तों पर गोश्त तो लटका दिया था, अब ये लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं इधर उधर। यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है और अंधेरा होता है। शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, फिर जैसे जैसे रात आगे गुजर रही होती है लोग सोचना शुरू कर देते हैं ये रात भी बाकी रातों की तरह ही है, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। बंदे थके हुए होते हैं, उकता रहे होते हैं। जॉन सबको कहता है बिल्कुल खामोश रहो, हिलो मत, हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ होता है या नहीं। फिर घंटों पे घंटे गुजर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर सुबह तकरीबन 4-5 बजे, इधर अभी भी अंधेरा था, पानी काला था, बिल्कुल खामोशी थी और बंदों की यहाँ पर बिल्कुल बस हो गई थी। फिर इन सबको कोई चीज सुनाई देती है। ये कोई हल्की सी बड़बड़ाने की आवाज थी जो इस लेक से आ रही थी। ये बताना मुश्किल था, लेक काफी ज्यादा बड़ी थी और अंधेरा भी था। इधर ये लोग पानी की तरफ देख रहे होते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है और ये लोग होते भी पानी के बिल्कुल करीब हैं। अब इन सबको बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। हर कोई देख रहा था क्योंकि पहली दफा सर्वेलेंस में यहाँ पर कुछ होने लगा था। जॉन सबको बोलता है नीचे रहो और खामोश रहो। ये सब पानी की तरफ देख रहे थे। फिर ये बड़बड़ाने की, गुर्राने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट पर ये आवाज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जॉन को अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हो रहा होता है इस आवाज की वजह से। अब जब ये सब हो रहा था, थोड़ी सी रोशनी की मदद से वो लोग इस काले पानी की तरफ देख रहे थे, तो ये नोट करते हैं पानी की सरफेस के ऊपर लहरें बन रही थी, लेक में कोई चीज हिल रही है। हर कोई देख रहा था, वेट कर रहा था और सारे डरे हुए थे। जॉन उन लोगों की तरफ देखता है जो परली तरफ झाड़ियों में छुपे हुए थे। वो देखता है उन सब की आंखें खुली हुई और वो सारे डरे हुए हैं, लेकिन सारे लोग पानी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर एक बहुत बड़ा काला सा क्रिएचर पानी से बाहर निकलता है। इसके गुर्राने की आवाज हर तरफ फैली हुई थी और हर कोई बिल्कुल डरा हुआ था। ये जो
जो भी चीज थी जॉन की तरफ एकदम से लपक कर भागती है, लेकिन ये जॉन पर हमला नहीं करती। ये बड़ा सा क्रिएचर जॉन से क्रॉस करता हुआ सीधा उन गोश्त के टुकड़ों पर हमला करता है, वो जो दरख्त के साथ लटके हुए थे। लेकिन उस गोश्त के टुकड़ों के अंदर हुक्स लगे हुए थे, वो एक ट्रैप था। जैसे ये चीज गोश्त को काटती है, ये उस ट्रैप के अंदर फंस जाती है और अब ये चीज हिल नहीं सकती थी। जॉन जो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं था यहाँ पर हुआ क्या है। उसको पता था उसको बैकअप चाहिए, तो वो गांव की तरफ भागता हुआ जाता है और सबको चीख कर बुलाता है, इकट्ठा करता है, जमा करता है लोगों को। वो कहता है आओ हमारे साथ, हमारी मदद करो। तो 50 गांव वाले अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और ये सारे उस दरख्त के पास आ जाते हैं जिधर वो गोश्त के टुकड़े लटकाए हुए थे, और ये बड़ी सी क्रिएचर इधर उधर उस ट्रैप में हिल रही थी। तब इनको पता चलता है जो चीज जिसने इनके गांव में तबाही फैलाई हुई थी, वो कोई शैतान नहीं था, बल्कि वो युगांडा में पाए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था। ये क्रोकोडाइल 16 फीट लंबा था और इसका वजन 900 किलो था। ये बहुत ही ज्यादा मैसिव था और पिछले 14 सालों से ये क्रोकोडाइल छुपके से इस गांव में आता था, लोगों को पकड़ता था और उनको घसीट कर पानी में ले जाता था, और किसी ने भी इस चीज को नहीं देखा था। या स्पेसिफिकली जिसने भी इस क्रोकोडाइल को देखा था, इस बीस्ट को, वो जिंदा ही नहीं बचता कहानी बताने के लिए। अथॉरिटीज को इस विलेज में बुलाया जाता है और वो सब इन गांव वालों को रोक देते हैं कि तुम्हारा जितना भी दिल कर रहा है, तुमने इसको मारना नहीं है। इसकी जगह वो इस क्रोकोडाइल को किसी और लोकेशन पे छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक आइलैंड है, वहां पर भी बहुत खौफनाक चीजें रहती हैं जिसने इंसान की जान ली है। अब मैं आगे बताकर वीडियो स्पॉइल नहीं करूंगा, उस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।